मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस वर्ष की गर्मी शायद ही हम भूल पाएंगे, लेकिन वर्षा की प्रतीक्षा हो रही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब रमज़ान का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है। रमज़ान के पवित्र महीने के आगमन पर मैं भारत और विश्व भर के लोगों को, विशेष करके मुस्लिम समुदाय को इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रमज़ान में प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी और चैरिटी को काफ़ी महत्व दिया जाता है। हम हिंदुस्तानी बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा निर्माण की कि आज भारत इस बात का गर्व कर सकता है, हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी, मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है। और आखिरकार धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं, शांति, एकता और सद्भावना का। ये रमज़ान का पवित्र महीना शांति, एकता और सद्भावना के इस मार्ग को आगे बढ़ने में ज़रूर सहायक होगा। मैं फिर एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पिछली बार जब मैं मन की बात कर रहा था तो मैंने एक शब्द प्रयोग किया था कि, और ख़ास करके नौजवानों को कहा था, कुछ नया करें, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए, नए अनुभव लें। और यही तो उम्र होती है ज़िंदगी को इस प्रकार से जीना, थोड़ा रिस्क लेना, कठिनाइयों को न्योता देना। मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनी बात बताने का उत्साह सबने दिखाया। मैं हर चीज़ को तो पढ़ नहीं पाया हूँ, हर किसी के संदेश को सुन भी नहीं पाया हूँ। इतने ढेर सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन मैंने सरसरी नज़र से भी जो देखा, किसी ने संगीत सीखने का प्रयास किया है, कोई नए वाद्य पर हाथ आजमा रहा है, कुछ लोग यूट्यूब का उपयोग करते हुए नई चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहे हैं, नई भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग कुकिंग सीख रहे हैं, कुछ नृत्य सीख रहे हैं, कुछ ड्रामा सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो लिखा है कि हम अब कविताएं लिखना शुरू की हैं। प्रकृति को जानना, जीना, समझना, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत ही आनंद हुआ और मैं एक फ़ोन कॉल तो आपको भी सुनाना चाहूँगा। दिल्ली से दीक्षा कत्याल बोल रही हूँ। मेरे पढ़ने की आदत लगभग छूट ही चुकी थी, इसलिए इन छुट्टियों में मैंने पढ़ने की ठानी। जब मैंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब मैंने अनुभव किया कि भारत को आज़ादी दिलाने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितना बलिदान देना पड़ा है, कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलों में वर्षों बिताए। मैं भगत सिंह और इतने कम में उन्होंने जो कुछ हासिल किया, उससे काफी प्रेरित हुई हूँ। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि इस विषय में आप आज की पीढ़ी को कुछ संदेश दें। मुझे खुशी है कि युवा पीढ़ी हमारे इतिहास को, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को, इस देश के लिए बलिदान लेने वाले लोगों को, उनके विषय में जानने में रुचि रख रही है। अनगिनत महापुरुष जिन्होंने जवानी जेलों में खपा दी, कई नौजवान फांसी के तख्त पर चढ़ गए, क्या कुछ नहीं झेला, और तभी तो आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। एक बात हमने देखी होगी कि आज़ादी के आंदोलन में जिन जिन महापुरुषों ने जेलों में समय बिताया, उन्होंने लेखन का, अध्ययन का बहुत बड़ा काम किया, और उनकी लेखनी ने भी भारत की आज़ादी को बल दिया। बहुत वर्षों पहले मैं अंडमान निकोबार गया था, सेल्युलर जेल देखने गया था। आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है।
वीर सावरकर जी ने जेल में माझी जन्मठेप किताब लिखी थी। कविताएं लिखते थे, दीवारों पर लिखते थे, छोटी सी कोठरी में उनको बंद कर दिया गया था। आज़ादी के दीवानों ने कैसी यातनाएं झेली होगी। जब सावरकर जी की माझी जन्मठेप ये किताब मैंने पढ़ी और उसी से मुझे सेल्यूलर जेल देखने की प्रेरणा मिली थी। वहाँ एक लाइट एंड साउंड शो भी कार्यक्रम चलता है, वो बड़ा ही प्रेरक है। हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं था, हिंदुस्तान की कोई भाषा बोलने वाला नहीं होगा जो आज़ादी के लिए काले पानी की सजा भुगतता हुआ अंडमान की जेल में, इस सेल्यूलर जेल में अपनी जवानी न खपाई हो। हर भाषा बोलने वाले, हर प्रांत के, हर पीढ़ी के लोगों ने यातनाएं झेली थी। आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है। मैं देश की युवा पीढ़ी को जरूर कहूँगा कि हमें जो आज़ादी मिली है, इसको कैसी यातना लोगों ने झेली थी, कितने कष्ट झेले थे। अगर हम सेल्यूलर जेल जाकर के देखें, काला पानी क्यों कहा जाता था, जाने के बाद ही पता चलता है। आप भी कभी मौका मिले तो जरूर, एक प्रकार से हमारे आज़ादी के जंग के तीर्थ क्षेत्र हैं, जरूर जाना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 जून महीने का पहला सोमवार है। वैसे तो सब कुछ सामान्य है, लेकिन 5 जून एक विशेष दिवस है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। और इस वर्ष यूएन ने इसका थीम रखा है, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। दूसरे में शब्दों कहे तो बैक टू बेसिक। और नेचर से कनेक्ट का मतलब क्या है? मेरी दृष्टि से मतलब है खुद से जुड़ना, अपने आप से कनेक्ट होना। नेचर से कनेक्ट का मतलब है बेटर प्लेनेट को नर्चर करना। और इस बात को महात्मा गांधी से ज्यादा अच्छे से कौन बता सकता है? महात्मा गांधी कई बार कहते थे, वन मस्ट केयर अबाउट इन वर्ल्ड वन विल नॉट सी। अर्थात हम जो दुनिया नहीं देखेंगे, हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी भी चिंता करें, हम उसकी भी केयर करें। और प्रकृति की एक ताकत होती है, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत थक करके आए हो और एक गिलास भर पानी अगर मुंह पे छिड़क दे तो कैसी फ्रेशनेस आ जाती है। बहुत थक करके आए हो, कमरे की खिड़कियां खोल दे, दरवाजा खोल दे, एक ताजा हवा की सांस ले ले, एक नई चेतना आती है। जिन पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है, जब उन पंच महाभूतों से संपर्क आता है तो अपने आप हमारे शरीर में एक नई चेतना प्रकट होती है, एक नई ऊर्जा प्रकट होती है। ये हम सब ने अनुभव किया है, लेकिन हम उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, हम उसको एक धागे में, एक सूत्र में जोड़ते नहीं है। इसके बाद आप जरूर देखना कि आपको जब जब प्राकृतिक अवस्था से संपर्क आता होगा, आपके अंदर एक नई चेतना उभरती होगी। और इसलिए 5 जून का प्रकृति के साथ जुड़ने का वैश्विक अभियान हमारा स्वयं का भी अभियान बनना चाहिए। और पर्यावरण की रक्षा हमारे पूर्वजों ने की, उसका कुछ लाभ हमें मिल रहा है। अगर हम रक्षा करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। वेदों में पृथ्वी और पर्यावरण को शक्ति का मूल माना गया है। हमारे वेदों में इसका वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद तो पूरी तरह एक प्रकार से पर्यावरण का सबसे बड़ा दिशा निर्देशक ग्रंथ है और हजारों साल पहले लिखा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीयाः। वेदों में कहा है, हम में जो प्योरिटी है वह हमारी पृथ्वी के कारण है। धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र हैं। अगर हम भगवान बुद्ध को याद करें तो एक बात जरूर उजागर होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति
और उनका महापरिनिर्वाण तीनों पेड़ के नीचे हुआ था। हमारे देश में भी अनेक ऐसे त्योहार, अनेक ऐसी पूजा पद्धति, पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, आदिवासी समाज हो, प्रकृति की पूजा, प्रकृति के प्रति प्रेम एक सहज समाज जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमने उसे आधुनिक शब्दों में, आधुनिक तर्क उसके साथ संजोने की ज़रूरत है। इन दिनों मुझे राज्यों से खबरें आती रहती हैं। करीब-करीब सभी राज्यों में वर्षा आते ही वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान चलता है। करोड़ों की तादाद में वृक्ष बोए जाते हैं। स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा जाता है। समाज सेवी संगठन जुड़ते हैं, एनजीओ जुड़ते हैं, सरकार स्वयं इनिशिएटिव लेती है। हम भी इस बार इस वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के इस काम को बढ़ावा दें, योगदान दें। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून अब दुनिया के लिए 21 जून जाना पहचाना दिन बन गया है। विश्व योग दिवस के रूप में पूरा विश्व इसे मनाता है। बहुत कम समय में 21 जून का ये विश्व योग दिवस हर कोने में फैल चुका है, लोगों को जोड़ रहा है। एक तरफ विश्व में बिखराव की अनेक ताकतें अपना विकृत चेहरा दिखा रही हैं। ऐसे समय में विश्व को भारत की बहुत बड़ी देन है। योग के द्वारा विश्व को एक सूत्र में हम जोड़ चुके हैं। जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है, वैसे आज योग विश्व को भी जोड़ रहा है। आज जीवन शैली के कारण, आपाधापी के कारण, बढ़ती हुई जिम्मेवारियों के कारण तनाव से मुक्त जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। और ये बात देख में आई कि छोटी-छोटी आयु में भी ये स्थिति पहुंच चुकी है। अनाप-शनाप दवाइयाँ लेते जाना और दिन गुजारते जाना, ऐसी घड़ी में तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए योग की भूमिका अहम है। योग वेलनेस और फिटनेस दोनों की गारंटी है। योग ये सिर्फ व्यायाम नहीं है। तन से, मन से, शरीर से, विचारों से, आचार से स्वस्थता की एक अंतर यात्रा कैसे चले, उस अंतर यात्रा को अनुभव करना है तो योग के माध्यम से संभव है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने योग दिवस को लेकर के विश्व के सभी सरकारों को, सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। पिछले वर्ष मैंने योग से संबंधित कुछ स्पर्धाओं की घोषणा की है, कुछ इनामों की घोषणा की है। धीरे-धीरे उस दिशा में काम आगे बढ़ेगा। मुझे एक सुझाव आया है और ये मौलिक सुझाव देने वालों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ये 3रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे कहा है कि आप अपील करें कि इस बार 3रे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही परिवार की 3 पीढ़ी एक साथ योग करें। दादा दादी हो या नाना नानी हो, माता पिता हो, बेटे बेटी हो, तीनों पीढ़ी एक साथ योग करें और उसकी तस्वीर अपलोड करें। कल, आज और कल एक ऐसा सुभग संयोग होगा कि योग को एक नया आयाम मिलेगा। मैं इस सुझाव के लिए धन्यवाद करता हूँ और मुझे भी लगता है कि जैसे हम लोगों ने सेल्फी विथ डॉटर का अभियान चलाया था और एक बड़ा ही रोचक अनुभव आया था। ये 3 पीढ़ी की तस्वीर, योगा करती हुई तस्वीर जरूर देश और दुनिया के लिए कौतुक जगाएगी। आप जरूर नरेंद्र मोदी ऐप पर, माईगोव पर 3 पीढ़ी जहाँ-जहाँ योग करती हो, तीनों पीढ़ी के लोग एक साथ मुझे तस्वीर भेजें। कल, आज और कल की ये तस्वीर होगी जो सुहाने कल की गारंटी होगी। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ। अभी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए करीब 3 सप्ताह हमारे पास है। आज ही प्रैक्टिस में लग जाइए। मैं 1 जून से ट्विटर पर डेली योग के संबंध में कुछ न कुछ पोस्ट करूँगा और लगातार 21 जून तक पोस्ट करता रहूँगा, आपसे शेयर करूँगा। आप भी 3 सप्ताह लगातार
योग के विषय को प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, लोगों को जोड़िए। एक प्रकार से ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का आंदोलन ही है। मैं निमंत्रित करता हूँ आप सबको इसमें जुड़ने के लिए। जब से आप लोगों ने मुझे प्रधान सेवक के रूप में कार्य की ज़िम्मेवारी दी है और लाल किले पर से मैंने जब 15 अगस्त मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला था, स्वच्छता के संबंध में मैंने बात कही थी, तब से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के अलग-अलग भागों में मेरा प्रवास होता है और मैंने देखा है कि कुछ लोग बारीकी से मोदी क्या करते हैं, मोदी कहाँ जाते हैं, मोदी ने क्या किया, बराबर फॉलो करते हैं। क्योंकि मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ोन कॉल आया और मैंने भी शायद इस प्रकार से चीज़ को सोचा नहीं था। लेकिन मैं इस बात को उन्होंने जो पकड़ा है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ये फ़ोन कॉल से आपको भी ध्यान में आएगा। प्रणाम मोदी जी, मैं नैना मुंबई से। मोदी जी, टीवी पर और सोशल मीडिया में आजकल मैंने हमेशा देखती हूँ आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। मुंबई हो या सूरत, आपके आह्वान पर लोगों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता को एक मिशन के रूप में अपनाया है। बड़े तो बड़े, बच्चों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता आई है। कई बार उन्हें सड़क पर बड़ों को गंदगी फैलाते हुए टोकते हुए देखा है। काशी के घाटों से जो आपने स्वच्छता की एक मुहिम शुरू की थी, वो आपकी प्रेरणा से एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। आपकी बात सही है कि मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ, वहाँ सरकारी मशीनरी तो सफाई का काम करती हैं, लेकिन इन दिनों समाज में भी एक सफाई का उत्सव बन जाता है। मेरे जाने के 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले काफ़ी मात्रा में सफाई के कार्यक्रम होते हैं। मीडिया भी उसको बड़ा प्राधान्य देता है। अभी मैं कुछ दिन पहले कच्छ गया था, गुजरात में। बहुत बड़ा सफाई अभियान चला वहाँ। मैंने भी इसको जोड़ करके नहीं देखा था, लेकिन जब ये फ़ोन कॉल आया तो मैं भी सोचने लगा और मैंने देखा, हाँ, ये बात सही है। आप कल्पना कर सकते हैं मुझे कितना आनंद होता है इस बात को जान करके, और देश भी इन चीज़ों को कैसे बढ़िया ढंग से नोटिस कर रहा है। मेरे लिए इससे बढ़कर के क्या खुशी होगी कि मेरी यात्रा से भी स्वच्छता को जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बाकी जो तैयारियां होने की आदत होगी, लेकिन स्वच्छता प्रमुख बात होगी। ये अपने आप में स्वच्छता प्रेमी किसी को भी आनंददायक है, प्रेरक है। मैं इस स्वच्छता के काम को बल देने वाले सभी को बधाई देता हूँ। किसी ने मुझे एक सुझाव दिया, वैसे वो बड़ा मजाकिया सुझाव है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मोदी जी, जब आप प्रवास तय करते समय जो भी प्रवास मांगे उनको कहो कि भाई अगर मुझे बुलाना है तो स्वच्छता का स्तर कैसा होगा, कितना टन कूड़ा कचरा आप मुझे भेंट करोगे, उसके आधार पर मैं अपना प्रवास तय करूं। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि ये मोमेंट तो बनना चाहिए कि और चीज़ें भेंट सौगात में देने के बजाय अच्छा ही होगा कि हम भेंट सौगात में इतना टन कूड़ा कचरा सफाई करके दे देंगे। कितने लोगों को बीमार होने से हम बचाएंगे, कितना बड़ा मानवता का काम होगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कूड़ा कचरा है, इसको हम वेस्ट न माने। वो वेल्थ है, एक रिसोर्स है। इसे सिर्फ गार्बेज के रूप में न देखें। एक बार इस कूड़े कचरे को भी हम वेल्थ मानना शुरू करेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट के कई नए-नए तरीके हमारे सामने आएंगे। स्टार्टअप में जुड़े हुए नौजवान भी नई-नई योजनाएं लेकर के आएंगे, नए-नए इक्विपमेंट लेकर के आएंगे। भारत सरकार ने राज्य सरकारों की मदद के साथ, शहरों के जनप्रतिनिधियों की मदद के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान छेड़ना तय किया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के करीब 4000 नगरों में सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इसको कलेक्ट करने के लिए उस प्रकार के साधन उपलब्ध होने वाले हैं। 2 प्रकार के कूड़ेदान उपलब्ध होंगे, एक ग्रीन कलर का, दूसरा ब्लू कलर का। 2 प्रकार के वेस्ट निकलते हैं, एक लिक्विड वेस्ट होता है और एक ड्राई वेस्ट होता है। अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करें, इन 4000 नगरों में
ये जो कूड़ेदान रखे जाने वाले हैं, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालें और गीला कचरा हरे कूड़ेदान में डालें। जैसे किचन का जो वेस्ट निकलता है, साग सब्जियों के छिलके हो, बचा हुआ भोजन हो, अंडे के छिलके हो, पेड़ पौधों के पत्ते आदि हो, ये सारे गीले वेस्ट है और उसको हरे कूड़ेदान में डालें। ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो खेत में काम आती हैं। अगर खेत का रंग हरा इतना याद रखोगे तो हरे कूड़ेदान में क्या डालना है वो याद रह जाएगा। और दूसरा कूड़ा कचरा ये है, जैसे रद्दी कागज है, गत्ता है, लोहा है, कांच है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, टूटे हुए डिब्बे हैं, रबड़ है, धातुएं हैं, कई चीज़ें होगी। ये सारी चीज़ें एक प्रकार से सूखा कचरा है जिसको मशीन में डाल करके रिसाइकल करना पड़ता है। वैसे कभी वो उपयोग नहीं आ सकता। उसको नीले कूड़ेदान में डालना है। मुझे विश्वास है कि हम एक कल्चर डेवलप करेंगे स्वच्छता की ओर। हर बार नए कदम हमें उठाते ही जाना है, तब जाकर के हम गांधी जी जिन सपनों को देखते थे वो स्वच्छता वाला सपना हम पूरा कर पाएंगे। आज मुझे गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना है। एक इंसान भी अगर मन में ठान ले तो कितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकता है। स्वच्छता का काम ऐसा ही है। पिछले दिनों आपके कान पे खबर आई होगी, मुंबई में गंदा माने जाने वाला वर्सोवा बीच आज एक साफ सुथरा सुंदर वर्सोवा बीच बन गया। ये अचानक नहीं हुआ है। करीब 80-90 सप्ताह तक नागरिकों ने लगातार मेहनत करके ये वर्सोवा बीच का कायापलट कर दिया। हजारों टन कूड़ा कचरा निकाला गया और तब जाकर के आज वर्सोवा बीच साफ और सुंदर बन गया। और इसकी सारी जिम्मेवारी वर्सोवा रेसिडेंस वॉलंटियर VRV उन्होंने संभाली थी। एक सज्जन श्रीमान अफरोज शाह अक्टूबर 2015 से वे जी जान से इसमें जुट गए। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया, जन आंदोलन में बदल गया। और इस काम के लिए श्रीमान अफरोज शाह को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड दिया, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये पाने वाले वो पहले भारतीय बने। मैं श्रीमान अफरोज शाह को बधाई देता हूँ, उनके आंदोलन को बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से एक लोक संग्रह की तरह उन्होंने सारे इलाके के लोगों को जोड़ा और जन आंदोलन में परिवर्तित किया, ये अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है। भाइयों बहनों, आज मैं एक और खुशी भी आपसे बताना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में जम्मू कश्मीर का रियासी ब्लॉक, मुझे बताया गया कि रियासी ब्लॉक ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त हुआ है। मैं रियासी ब्लॉक के सभी नागरिकों को, वहाँ के प्रशासकों को, जम्मू कश्मीर ने एक उत्तम उदाहरण दिया है, इसके लिए सबको मैं बधाई देता हूँ। और मुझे बताया गया कि इस पूरी मूवमेंट को सबसे ज़्यादा लीड किया है जम्मू कश्मीर के उस इलाके की महिलाओं ने। उन्होंने इस जागरूकता फैलाने के लिए खुद ने मशाल यात्राएं निकाली, घर घर गली गली जाकर के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। उन माँ बहनों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वहाँ बैठे हुए प्रशासकों का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पर एक ब्लॉक को ओपन डेफिकेशन फ्री बना करके एक उत्तम शुरुआत की है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले 15 दिन महीने से लगातार अखबार हो, टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, वर्तमान सरकार के 3 वर्ष का लेखा जोखा चल रहा है। 3 साल पूर्व आपने मुझे प्रधान सेवक का दायित्व दिया था। ढेर सारे सर्वे हुए हैं, ढेर सारे ओपिनियन पोल आए हैं। मैं इस सारी प्रक्रिया को बहुत ही हेल्दी साइन के रूप में देखता हूँ। हर कसौटी पर इस 3 साल के कार्यकाल को कसा गया है। समाज के हर तबके के लोगों ने उसका एनालिसिस किया है। और लोकतंत्र में
एक उत्तम प्रक्रिया है और मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए, जनता जनार्दन को अपने काम का हिसाब देना चाहिए। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय निकाल करके हमारे काम की गहराई से विवेचना की, कहीं सराहना हुई, कहीं समर्थन आया, कहीं कमियां निकाली गई। मैं इन सब बातों का बहुत महत्व समझता हूँ। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फीडबैक दिए हैं। जो त्रुटियां होती हैं, कमियां होती हैं, वो भी जब उजागर होती हैं तो उससे भी सुधार करने का अवसर मिलता है। बात अच्छी हो, कम अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, उसमें से ही सीखना है और उसी के सहारे आगे बढ़ना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लोकतंत्र को बल देता है। एक जागरूक राष्ट्र के लिए, एक चैतन्यपूर्ण राष्ट्र के लिए ये मंथन बहुत ही आवश्यक होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भी आपकी तरह एक सामान्य नागरिक हूँ और एक सामान्य नागरिक के नाते अच्छी बुरी हर चीज़ का प्रभाव मुझ पर भी वैसा ही होता है जैसा किसी भी सामान्य नागरिक के मन पर होता है। मन की बात कोई उसको एक तरफा संवाद के रूप में देखता है, कुछ लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से टीका टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन इतने लंबे तजुर्बे के बाद मैं अनुभव करता हूँ, मैंने जब मन की बात शुरू की तो मैंने भी सोचा नहीं था। मन की बात इस कार्यक्रम ने मुझे हिंदुस्तान के हर परिवार का एक सदस्य बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे मैं परिवार के बीच में ही घर में बैठ करके घर की बातें करता हूँ। और ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्होंने मुझे ये बातें लिख करके भी भेजी है। और जैसा मैंने कहा कि एक सामान्य मानवी के रूप में मेरे मन पे जो प्रभाव होता है, अभी 2 दिन पूर्व राष्ट्रपति भवन में आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदया, सबने मन की बात की एक एनालिटिकल बुक का समारोह किया। एक व्यक्ति के नाते, सामान्य नागरिक के नाते ये घटना मुझे बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी का, स्पीकर महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके इतने वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोगों ने मन की बात को ये अहमियत दी। एक प्रकार से अपने आप में मन की बात को एक नया आयाम दे दिया। हमारे कुछ मित्र इस मन की बात की किताब पर जब काम कर रहे थे तो मेरे से भी कभी चर्चा की थी, और कुछ समय पहले जब इसकी बात चर्चा में आई तो मैं हैरान था। अबू धाबी में रहने वाले एक आर्टिस्ट अकबर साहब के नाम से जाने जाते हैं। अकबर साहब ने सामने से प्रस्ताव रखा कि मन की बात में जो विषयों पर चर्चा हुई है वो अपनी कला के माध्यम से उसके स्केच तैयार कर करके देना चाहते हैं, और एक भी रुपया लिए बिना अपना प्यार जताने के लिए अकबर साहब ने मन की बातों को कला का रूप दे दिया। मैं अकबर साहब का आभारी हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अगली बार जब मिलेंगे तब तक तो देश के हर कोने में बारिश आ चुकी होगी, मौसम बदल गया होगा, परीक्षाओं के परिणाम आ चुके होंगे, नए सिरे से विद्या जीवन का आरंभ होने वाला होगा, और बरसात आते ही एक नई खुशनुमा, एक नई महक, नई सुगंध। आइए हम सब इस माहौल में प्रकृति के प्रति प्यार करते हुए आगे बढ़ें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।